हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हमने ख़त्म कर ली है, जहाँ हमने देखा था किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज़ भारत आई थी और उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया था। फिर कौन कौन से एक्ट आते हैं, 1857 का रिवॉल्ट होता है, फिर गांधी जी आते हैं, कांग्रेस बनती है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, देश आज़ाद होता है। इस तरीके से 1600 से लेकर 1947 तक की बातें हमने कर ली। इसके पहले क्या हुआ, मतलब मीडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल में भारत में कौन सी घटनाएं हो रही थी, मतलब 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, उस समय मतलब 1200 से लेकर 1600 तक भारत में कौन सी घटनाएं हो रही थी, वो सभी घटनाएं ही आपका मध्यकालीन भारत या मीडिवल हिस्ट्री कहलाती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको तीन बातें ही पढ़नी होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि किस तरीके से जो अरब और तुर्क के लोग थे वो भारत आते हैं, भारत पर हमला करते हैं और अपना एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करनी है और दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुग़ल सल्तनत की बात करनी है। तो इतना ही जो है वो आपका मीडिवल इंडिया या मीडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वही सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन पढ़ना कहाँ से है, पढ़ेंगे कैसे, क्या सोर्सेज हैं, कैसे हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बनाया, कैसे हमें पता चलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। तो वो सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, सोर्सेज क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत में जो काफ़ी सारे मुग़ल राजा रहे हैं, तो वो लिटरेचर डेवलप करने का उन्होंने काम किया है। उनके दरबार में बहुत सारे कवि रहा करते थे, लेखक रहा करते थे, जो उस राजा की प्रशंसा किया करते थे, उस राजा का कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाता है, क्या आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है, फार्मिंग व्यवस्था कैसी है, तो उन पे वो लिखा करते थे। तो हमें बहुत सारे लिटरेचर जो है, बुक्स हमको मिलती हैं, वहाँ से हमको मीडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत के बारे में जानने को मिलता है। हालांकि कुछ जो मुग़ल राजा थे वो पढ़े लिखे थे, वो अपनी खुद की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखा करते थे, वहाँ से भी हमको उनके शासन व्यवस्था के बारे में मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में जानने को मिलता है। तो आज हमको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत में कौन कौन से ऐसे पोएट लिटरेचर थे जिनसे हमको इनके सोर्सेज के बारे में पता चलता है, मध्यकालीन भारत के बारे में पता चलता है, वो सारी बातें करेंगे। साथ ही साथ बहुत समय तक क्या है, जो ट्रैवलर्स होते थे दूसरी कंट्री से भारत में आया करते थे, राजाओं के दरबार में रहा करते थे, भारत को विजिट किया करते थे और पुस्तकों को लिखा करते थे। तो उनकी बुक्स के ज़रिए, उन ट्रैवलर के बुक के ज़रिए भी हमको मीडिवल हिस्ट्री को जानने का अच्छा खासा अवसर मिलता है। साथ ही साथ आप लाल किला देखिए, ताजमहल को देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा या बुलंद दरवाज़ा देखिए, तो ये जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, वहाँ से भी हमें आर्ट एंड कल्चर का पता चलता है कि मीडिवल समय में, मध्यकाल में किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर हुआ करता था। हमें जो करेंसी मतलब सिक्के मिलते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि इनके इष्ट देव क्या थे, या फिर किस तरीके से वो कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे। करेंसी के बारे में हमें जानने को मिलता है, वो किस भगवान को पूजा करते थे, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। तो सिक्के हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, लिटरेचर हो गए और आर्किटेक्ट हो गए, यहाँ से हमको पूरा का पूरा इतिहास जानने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमें मीडिवल इंडिया को जानने के जो सोर्स है, मतलब जो लिटरेचर वर्क है, जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, उनके बारे में बात करनी है। यकीन मानिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एमपीपीएससी का पेपर था, तब भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट अभी जो केबीसी चल रहा था, केबीसी में भी बाबरनामा से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ना। तो इसलिए आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है। लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। रही बात पीडीएफ की, तो परचम के वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जैसा कि होता है वो रहेगा, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है। तो इनके दरबार में काफ़ी सारे कवि रचनाकार रहा करते थे, जो लिटरेचर लिखा करते थे, उस राजा की प्रशंसा किया करते थे। हालांकि उतना ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि जैसे कि अगर मैं किसी राजा के दरबार में रहती हूँ तो उस राजा की प्रशंसा करूंगी, भले दूसरा राजा कितना ही अच्छा हो, है कि नहीं। दूसरे राजा को तो हम कमजोर ही बताएंगे, तो इसलिए उतना ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर किंगडम के बारे में ही हमको स्पेसिफिक जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन हमको काफ़ी सारे लिटरेचर वर्क मिले हैं। चलिए, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो फ्री टाइम में आप द एम्परर करके जो वेब सीरीज़ आई है ना हॉट स्टार पे, जिसमें बाबर
किस तरीके से 14 साल की उम्र में बाबर लड़ना शुरू करते हैं और फिर पानीपत के बैटल तक आते हैं और किस तरीके से भारत में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत करते हैं। तो उस पर काफ़ी अच्छी उन्होंने सीरीज़ बनाई है। अगर टाइम मिले, ऐसा नहीं बोल रही कि मैडम बोल रही है मूवी देखने के लिए, ऐसा मत बोल देना घर में, ठीक है। जब टाइम मिले तो उस सीरीज़ को देखिएगा, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चचनामा के बारे में। चचनामा, तो यहाँ चचनामा जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, इनके बारे में कहीं जानकारी नहीं मिलती। लेकिन चचनामा को जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है वो अली कुफ़ी ने किया है, ठीक है। चचनामा को फतेहनामा सिंध के नाम से भी जानते हैं। फतेह का मतलब क्या होता है? विजय। तो सिंध विजय के बारे में आपको चचनामा से जानकारी मिलती है, किस तरीके से जो अरब के लोग थे वो भारत में आए और सिंध विजय की और अरब एम्पायर की शुरुआत होती है। तो ये चचनामा में आपको जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है जिन्होंने भी चचनामा लिखी है वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही भारत आए थे। तो 8th सेंचुरी में किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम या असम के जो लोग थे उन्होंने सिंध पे विजय की, उसका वर्णन चचनामा में मिलता है। और इस चचनामा का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया है? तो अली खूफी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगली पुस्तक जो है वो है तारीख उल हिंद। इसको किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तारीख उल हिंद को किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस यहाँ पर राइटर हैं जिनका नाम है अल बिरनी। अल बरनी के द्वारा किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद लिखी गई है। 11th सेंचुरी की ये बुक है। एक फिलोसोफर, एक मैथमेटिशियन रहे हैं अल बरनी, ठीक है। महमूद गजनी जब भारत आते हैं तो उनके साथ साथ अल बरनी भी भारत आते हैं और इन्होंने भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हसन निज़ामी, आप इनका देख सकते हैं फोटो। हसन निज़ामी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ताज उल मासिर। इन्होंने किस तरीके से, अब आपको पता है ना, मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जब लौट कर जाते हैं तो उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जानकारी आपको कहाँ मिलती है? तो ताजुल मासिर में मिलती है, ठीक है ना। किस तरीके से मोहम्मद गौरी की मिलिट्री हुआ करती थी, किस तरीके से उन्होंने भारत में विजय हासिल करी, तो वो सारी जानकारी आपको ताजुल मासिर में मिलेगी, जो लिखी किसने है? हसन निज़ामी में। तो क्वेश्चन कैसा मिलेगा कि कुतुबुद्दीन की हिस्ट्री किस बुक में मिलेगी? तो आप कहेंगे ताजुल मासिर में मिलेगी। या मोहम्मद गौरी की मिलिट्री के बारे में, मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बारे में आपको कहाँ मिलेगा? तो ताजुल मासिर में देखने को मिलेगा। अगली पुस्तक है तबाकत ए नासिरी। अब तबाकत ए नासिरी पुस्तक जो है वो 13th सेंचुरी में लिखी गई है। इस्लाम का बर्थ कैसे हुआ, खलीफा की हिस्ट्री क्या थी, तो इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तबाकत ए नासिरी में मिलेगी। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मिनहाज अल सिराज। मिनहाज अल सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में इस पुस्तक को लिखा है। इसमें इस्लाम के जन्म के बारे में, खलीफा के इतिहास के बारे में और उस समय बहुत सारे कंट्रीज़ में कौन कौन से मुग़ल किंगडम थे उनके बारे में जानकारी आपको तबाकत ए नासिरी से मिलेगी। चलो, ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 राजा के दरबार देखे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा राजा के दरबार में रहने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का जो समय है वो 13 से लेकर 14 सेंचुरी तक माना जाता है और इनको भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सल्तनत काल के बारे में बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक की जानकारी जो है वो आमिर खुसरो की बुक्स में देखने को मिलती है। तो बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक के बारे में जानकारी किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा आमिर खुसरो। या भारत का तोता किसे कहते हैं? आमिर खुसरो। ऐसा कौन सा पोएट था जिसने सबसे लंबे समय तक या सबसे ज़्यादा किंगडम या सबसे ज़्यादा राजा के दरबार में या 7 राजा के दरबार में रहा? तो वो भी कौन था? आमिर खुसरो था। पहली बार ऐसा इतिहासकार जिसने हिंदी का उपयोग किया अपनी रचनाओं में तो वो भी कौन था? आमिर खुसरो ही थे, ठीक है। तो आमिर खुसरो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ किया था और इनकी एक बहुत फेमस रचना है जिसका नाम है तारीख ए इलाही। तो तारीख ए इलाही किसने लिखी है? आमिर खुसरो ने लिखी है। इंडियन थीम पर ये पुस्तक लिखी है जिसमें हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ किया है। इसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो भी अचीवमेंट रहे हैं वो तारीख ए इलाही में देखने को मिलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के मूवी भी बनी है ना अलाउद्दीन खिलजी पे, तो उनके अचीवमेंट कहाँ पर मिले, कैसे मूवी बना ली? तो आंसर हो जाएगा तारीख ए इलाही, जो कि आमिर खुसरो की बुक है, वहाँ पे जानकारी देखने को मिलती है। अब जियाउद्दीन बरनी,
13 से 14 सेंचुरी तक का इनका समय भी माना जाता है। ये भी काफ़ी बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं मीडिवल इंडिया के बारे में। इनकी बुक में दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? तो जियाउद्दीन बरूनी की पुस्तक है। साथ ही साथ फतवा ए जानदारी, ये पुस्तक भी जो है वो जियाउद्दीन बरूनी ने लिखी है। तो दिल्ली सल्तनत का समय जो था उसमें कैसे स्टेट रन होता था, कैसी रिलीजियस वैल्यू थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था, ये सारी जानकारी आपको तारिक ए फिरोज शाही में देखने को मिल जाएगी। तो 1250 से लेकर 1350 तक का जो समय रहा है, वहाँ पर आपको जो पोएट देखने को मिलेंगे वो जियाउद्दीन बरूनी का देखने को मिलेंगे। अब फिरोज शाह जो तुगलक थे, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। तो फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी से संबंधित है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? फितूहत ए फिरोज शाही। तो फितूहत ए फिरोज शाही किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो फिरोज शाह तुगलक की है। ठीक है, इन्होंने अरबी और पर्शियन लैंग्वेज में उस पुस्तक को लिखा है। उनके समय मिलिट्री कैंपेन कैसे हुआ कर सकते थे, एक राजा की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है, वो सारी जानकारी इन्होंने फितूहत ए फिरोज शाही में लिखी है। फिर है तारिक ए मुबारक शाही। तो तारिक ए मुबारक शाही ये पुस्तक किसने लिखी है? अहमद सिर हिंद ने लिखी है। इसमें सैयद वंश के बारे में या सैयद डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होगा कि सैयद वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो तारिक ए मुबारक शाही से आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी सैयद डायनेस्टी में कैसी हुआ करती थी वो भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। राइटर कौन है? अहमद सिर हिंद। ठीक है, अब देखिए मीडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत के समय काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स थे वो भी भारत आए, और उन ट्रैवलर्स के द्वारा भी कुछ ना कुछ पुस्तकों को लिखा गया। उससे भी भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिली। अब कौन कौन से ट्रैवलर्स आए? तो सबसे पहले आए इब्न बतूता 14th सेंचुरी में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से थे, मोरक्को से ये जो है वो भारत आए थे। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के समय, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय जो है इब्न बतूता भारत में आते हैं। इंडिया की बिलीफ क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ये पूरे इंडिया को विजिट करते हैं, चाइना को भी विजिट करते हैं, और अपनी पुस्तक में इंडिया के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के बिलीफ और वैल्यू के बारे में लिखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है रिहला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था। अरबियन लैंग्वेज में एक पुस्तक लिखी है इन्होंने जिसका नाम है रिहला। तो रिहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। ये 14th सेंचुरी में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। किस कंट्री से थे? तो आप कहेंगे मोरक्को से ये बिलोंग करते थे। अगले जो व्यक्ति आते हैं वो है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये भी एक ट्रैवलर है। ठीक है, ये एक ऐसे ट्रैवलर हैं जिन्होंने 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत का विजयनगर एम्पायर जो कि हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने बनाया था। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में किसने लिखा? अब्दुल रज्जाक ने लिखा। ये दक्कन के रीजन में रहा करते थे। ठीक है ना, ये दक्कन के रीजन में रहा करते थे और ईरान से आए हुए एक राजदूत या एम्बेसडर थे। इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में अपनी पुस्तकों को लिखा है, अब्दुल रज्जाक। ठीक, अगला देख लेते हैं, मार्को पोलो। इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति वेनिस से आए हुए थे, 13th सेंचुरी में आए हुए थे। ठीक है, ये वेनिस के निवासी थे। 13वीं शताब्दी में चीन के मंगोल सम्राट कुबलाई खान की सेवा में प्रवेश किया, उसके बाद ये भारत आते हैं। एक ट्रैवलर है। अंडमान निकोबार की यात्रा भी ये करते हैं। भारत के जो मालाबार और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है उसकी पूरी की यात्रा इन्होंने करी, और फिर जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की इन्होंने यात्रा कर ली, अंडमान की यात्रा कर ली, फिर भारत के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, बिलीफ कैसा है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। मार्को पोलो। मार्को पोलो को जो है वो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ट्रैवलर का जो राजकुमार है वो किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है वो निकोलो कॉन्टी है। ये इटली से आए थे, 15th सेंचुरी में भारत आते हैं, और ये भी सदर्न इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में जो भी किंगडम है वहाँ पर विजिट करते हैं। जैसे कि मार्को पोलो भी पांडे डायनेस्टी में जाते हैं। ठीक है ना, पांडे जो राजवंश होते हैं वहाँ पे मार्को पोलो जाते हैं। और निकोलस कॉन्टी भी जो है वो विजयनगर एम्पायर के कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो विजयनगर के शाही दरबार के बारे में निकोलो कॉन्टी ने बताया है। ये इटली के रहने वाले हैं।
अब उस समय कुछ भारत के लोग भी रहे थे जो लिटरेचर का वर्क किया करते थे, जैसे कि कल्हड़ की बात करें तो कल्हड़ की राज तरंगिनी बहुत फेमस है। उसने कश्मीर में जो भी राजा थे, कश्मीर की खूबसूरती का वर्णन तो किया ही है, कश्मीर में जो भी राजा रहा करते थे, तो कल्हड़ ने अपनी पुस्तक में कश्मीर के राजा के बारे में भी बताया है। कल्हड़ की ये जो राज तरंगिनी है ये संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चंद्र बरदाई की, तो चंद्र बरदाई की पुस्तक जो है वो पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया है, तराइन की बैटल के बारे में बताया है, किस तरीके से मोहम्मद गौरी के साथ इनका युद्ध होता है, वो सारी जानकारी आपको चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो से देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और जो व्यक्ति रहे हैं रॉबर्ट स्वेल, इन्होंने भी मीडिवल इंडियन हिस्ट्री पर पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। ये जो पुस्तक है ये संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में है, और इस बुक का नाम है अ फॉरगॉटन एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को क्या बोला इन्होंने? अ फॉरगॉटन एम्पायर। इस पे पुस्तक भी किसने लिखी है? रॉबर्ट स्वेल ने लिखी है, ठीक। ये तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मुग़ल लिटरेचर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कहाँ से हमें मुग़ल सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से हमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में जानकारी मिल रही। तो कुछ बुक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर। तो बाबर ही जो है उन्होंने मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की थी 1526 में। आप सभी जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बाद, हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बाबर नामा। तो बाबर नामा इन्होंने चगताई लैंग्वेज में लिखी है, जो कि एक तुर्की का ही है वर्जन। तो चगताई भाषा में बाबर नामा को लिखा गया है। बाद में पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है बाय द अकबर। तो अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज में बाबर नामा को ट्रांसलेट करवाया था, लेकिन बाबर नामा जो एक्चुअल पुस्तक है वो आपको देखने को किस में मिलेगी? चगताई भाषा में देखने को मिलेगी, ठीक है। बाबरनामा में इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है कि इंडिया में पेड़ों और जंगलों के अलावा, नदी और पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा बाबरनामा में इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। साथ ही साथ तारिक ए रशीदी, ये मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर की पुस्तक है। यहाँ से भी मुग़ल एम्परर के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की खोज की थी। इनकी आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, ठीक है। इसके अलावा मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर के द्वारा तारिक ए रशीदी पुस्तक भी लिखी गई, जिससे हमें बाबर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। बाबरनामा जो पुस्तक है वो चगताई या तुर्की भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगर अब हम बात करें हुमायूं नामा के बारे में, तो बाबर की जो बेटी थी या फिर हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम, उनके द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है, जिसमें उन्होंने हुमायूं के शासनकाल के बारे में बताया है, वहाँ के कल्चर के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो तारीख हुमायूं, ठीक। चलो अगली बात कर लेते हैं। अगला है अकबर। अकबर को एक्चुअल रियल फाउंडर ऑफ द मुगल सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें एक व्यक्ति थे अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। अब अबुल फजल ने ये जो अकबरनामा लिखी है, तो ये 3 पार्ट्स में इन्होंने लिखी है, ठीक है। 3 इसके वॉल्यूम्स हैं। पहले पार्ट में इन्होंने बाबर को या और हुमायूं के बारे में, मतलब अकबर के पहले जो भी राजा रहे हैं, बाबर और हुमायूं के बारे में लिखा है। सेकंड पार्ट में इन्होंने अकबर के बारे में लिखा है, और जो थर्ड नंबर का पार्ट है उसको आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। तो आईने अकबरी भी किसकी रचना हो गई आपकी? अकबरनामा का ही तीसरा वॉल्यूम जो है वो आईने अकबरी है। अबुल फजल ने इसको भी लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर अकबर की गवर्नमेंट के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके कोर्ट दीवाने खास और दीवाने आम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आईने अकबरी से मिलती है। अबुल फजल ने ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो मुनातख्त उत तवरिक, इस पुस्तक के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी अकबर के शासनकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। क्या नाम लिखा हुआ है? मुताकब उत तबरिक, ठीक है। दिस वॉज वर्क फॉर बदूनी के द्वारा ये काम किया, और यहाँ पर भी अकबर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगली बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिवल इंडियन हिस्ट्री में जहांगीर की बारे में जानने का एक जो सोर्स हमको मिलता है वो तुजुक ई जहांगीरी देखने को मिलता है। ये तुजुक ई जहांगीरी जो है वो जहांगीर की ही आत्मकथा यहाँ पर मेंशन है,
ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा सोर्स हमें जहांगीर के काल में देखने को मिलता है, वो है इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी भी जो है वहाँ से भी हमको जहांगीर के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजो के जहांगीरी, जहाँ पे युद्ध, विद्रोह, विजय के बारे में, जहांगीर के शासनकाल के बारे में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में देखने को मिलता है। और दूसरा जो सोर्स है वो इकबाल नामा ए जहांगीरी है। ठीक है। इसके लेखक कौन है? मुतामद खान है। अगला है शाहजहां। तो शाहजहां के समय ही आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा चित्रकला देखने को मिलेगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, वैसे ही शाहजहां के समय आपको सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं। ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। अब शाहजहां के बारे में उसके डॉक्यूमेंट, उसके रिकॉर्ड की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो पातशाहनामा, पातशाहनामा से हमको शाहजहां के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब ये पातशाहनामा किसने लिखा है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो पातशाहनामा के से हमको शाहजहां के शासनकाल का विवरण देखने को मिलता है। इस पुस्तक के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी जी हैं। ठीक है। तो ये हमारी कुछ सोर्सेज हैं, कुछ पुस्तक है जहाँ से हमको दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत मतलब मध्यकालीन भारत इतिहास जानने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन मैच द कॉलम में या डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये पुस्तक किसने लिखी है, या किसके शासनकाल में लिखी है, या किस लैंग्वेज में लिखी है। उसी पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, टू विच साउथ इंडियन स्टेट डिड द बेंटियन ट्रेवलर मार्को पोलो विजिट? एक बहुत ही प्रसिद्ध वेनिस का यात्री मार्को पोलो जो है वो किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी इन्होंने? उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के दौरान मैंने जिक्र भी आपको किया था। ठीक है। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। अब आप परचम के एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पर इन पुस्तकों से रिलेटेड एक छोटा सा क्विज़ है, उस क्विज़ को दे दीजिए जिससे पता चल जाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। या आपके पास कोई और बुक है तो इस चैप्टर का आप एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।